हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल द सिटी ऑफ नॉलेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के टॉप जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ इससे जुड़े अन्य एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप चाहें तो इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मैं वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सुकुमार सेन। देखिए, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे वे सुकुमार सेन थे। देखिए, निर्वाचन आयुक्त कौन होता है, उसका कार्य क्या होता है, यह देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, जो भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त है वह भारतीय चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से राष्ट्र और राज्य के चुनाव करवाने का उत्तरदायी होता है। वर्तमान समय में बात करें तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त है वह राजीव कुमार है। ये याद रखिएगा, कई बार हमेशा पूछा जाता है। तो जो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त है वह राजीव कुमार है। इसके अलावा जो चुनाव आयोग होता है उसमें दो अन्य सदस्य और होते हैं जिन्हें निर्वाचन आयुक्त कहा जाता है। वे राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे हैं। देखिए, यहाँ पर नाम दोनों का एक ही है लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। तो इसके अलावा बात करें कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका नियुक्त किसके द्वारा किया जाता है, तो इनकी नियुक्त जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और इनका कार्यकाल जो होता है सामान्यतः 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है, यानी जो भी पहले पूरा हो जाए इनमें से इनका कार्यकाल होता है। बात करें यहाँ पर सुशील चंद्रा के बारे में, तो इसके पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वे सुशील चंद्रा थे। और हीरालाल जयकानिया जो है वे सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश हैं। याद रखिएगा ये भी कि सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जयकानिया थे वो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किस दिन पूर्णतः लागू हुआ। तो पूर्णतः लागू के बारे में बात कर रहा है तो दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। देखिए, जो भारतीय संविधान है उसको बनाने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में देखा जाए तो इसमें जो अनुसूचियां हैं वो अब 12 हो गई हैं। इसके अलावा अगर कुल कभी कभी पूछते था कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो ऑप्शन में अगर ये सब ना रहे तो अगर 460 अगर 450 प्लस रहे तो याद रखिएगा वर्तमान समय में 460 प्लस अनुच्छेद हैं। और इसके अलावा 25 भाग हैं एवं 12 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा बात करें कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, तो भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। इसके अलावा भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 60 देशों का अध्ययन किया गया था। और भारतीय संविधान की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि भारत का संविधान जो है वो सबसे लंबा लिखित संविधान है। और हाल ही में भी एसएससी जीडी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें ऑप्शन दिया गया था कि भारतीय संविधान कैसा संविधान है। उसमें ऑप्शन में था कठोर एवं लचीला संविधान है। तो ये भी याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान है वो कठोर एवं लचीले का समन्वय है। और बात कर देखिए, भारत संविधान जो था वह 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ, लेकिन इसको अंगीकृत एवं आत्म अर्पित कब किया गया, तो ये भी याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, यानी जो संविधान हमारा था वो 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था। और इसके 2 महीने बाद 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। ऐसा क्यों किया गया था, इसके पीछे की स्टोरी है कि जो कांग्रेस थी उसने अपना प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया था। इसीलिए जो राजनेता थे इस दिन को विशेष दिन मानते थे और वह इस दिन को भूलना नहीं चाहते थे, इस दिन को याद रखना चाहते। इसीलिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय लिया गया था। और 13 दिसंबर 1946 को एक घटना हुई थी, क्या हुआ था, तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। और आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिली थी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, तो इसका सही आंसर है केवल लोकसभा के सदस्य। देखिए दोस्तों, जो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव होता है उसमें केवल लोकसभा के सदस्य ही भाग ले सकते हैं। जो बात करें लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल क्या होता है, तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। और प्रथम लोकसभा का गठन जो हुआ था वह 17 अप्रैल 1952 में हुआ था। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। देखिए, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर का यहाँ पर कभी कभी जीवी मावलंकर देता है, तो इनका शॉर्टकट हर जगह तो शॉर्टकट ही मिलता है, मैंने पूरा नाम लिख दिया है। तो इनका पूरा शॉर्टकट में जीवी मावलंकर, पूरा नाम इनका गणेश वासुदेव मावलंकर है। तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और बात करें लोकसभा का गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 81 में किया गया है। और लोकसभा के अन्य किस नामों से और अन्य नामों से जाना जाता है, तो जैसे निम्न सदन, जनता का सदन, लोक सदन। लोक सदन क्योंकि जो ये सदन होता है ये जनता के प्रति उत्तरदायी सदन होता है। यहाँ के जो इसमें जो प्रतिनिधि होते हैं वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इसके अलावा जो लोकसभा का नेतृत्व करता है वो प्रधानमंत्री करता है, यानी लोकसभा का जो नेता होता है प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है, तो इसका सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में।
तो देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय और स्वतंत्रता, समानता जैसे आयाम की स्थापना इसे लोक कल्याणकारी राज्य बनाते हैं। क्योंकि भारतीय संविधान में ये सब बातें कही गई थी, लेकिन भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 समानता के अधिकार से संबंधित है, जो कि लोक कल्याणकारी राज्य की एक आयाम है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, देखिए प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात देने की बात कही गई है, लेकिन जो इसके कह सकते हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को बढ़ाने के लिए जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए हैं, जिसमें व्यक्तियों को आर्थिक, सामाजिक सभी न्याय प्रदान करने की बात की गई है। तो एक क्वेश्चन थोड़ा समझने के लिए है कि देखिए यहाँ पर लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें नहीं थे, तो याद रखिएगा प्रस्तावना में शब्द तो दिए गए हैं, लेकिन जो इसकी अवधारणा है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत मतलब उसी में निहित है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता होने पर राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाया जा सकता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 356। देखिए, जो अनुच्छेद 356 है उसके तहत जो राष्ट्रपति होता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, और शासन की घोषणा वो किसकी सलाह पर करता है, तो मंत्रिमंडल की सलाह पर करता है। देखिए, अनुच्छेद 356 में किन किन आधारों पर राष्ट्रपति चाहे तो राज्य में कह सकते हैं कि आपातकाल की घोषणा करते हैं, यानी राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। तो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर, संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में, यानी राज्य जब संविधान का उल्लंघन करे और राज्य के विधानसभाओं में एक दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त ना हो, तो इन स्थितियों में जो राष्ट्रपति होता है वह चाहे तो वहां पर कह सकते हैं कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। इसे राष्ट्रपति शासन क्यों कहा जाता है कि जो इसमें जो राज्य का मतलब शासन होता है वह सीधे राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है, इसीलिए इसे राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है। और अब तक बात करें कि राष्ट्रपति शासन कुल कितनी बार लग चुका है, तो अब तक 132 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है, और सबसे अधिक बार बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगा है 10 बार। और यहाँ पर याद रखिएगा, सबसे अधिक समय के में बात करें, यानी देखिए सबसे अधिक 10 बार उत्तर प्रदेश में लगा, लेकिन सबसे अधिक लगा और सबसे अधिक समय कहां तक रहा, मतलब तो पंजाब में सबसे अधिक समय के लिए लगा है। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, यानी इन दो जगहों पर सबसे अधिक समय तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लीजिए दोस्तों। देखिए, अनुच्छेद जो 352 इसमें जो राष्ट्रपति होता है राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, यानी बाह्य या आंतरिक सशस्त्र संघर्ष की स्थिति में राष्ट्रपति चाहे तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद जो 360 है इसके द्वारा राष्ट्रपति जो होता है वह वित्तीय आपात की घोषणा करता है, यानी वित्तीय संकट आने पर वह वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है। और अनुच्छेद जो 365 है इसमें आपातकालीन स्थितियों जैसा ही प्रावधान किया गया है, लेकिन इसको आपात उपबंध में नहीं रखा गया। इसमें यह कहा गया है कि अगर मतलब जो राज्य होते हैं केंद्र के निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो राष्ट्रपति चाहे तो वहां पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है, यह भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, इसका सही आंसर है, प्रारूप समिति के बारे में बात कर रहा है तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखिए, जो प्रारूप समिति थे उसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। जो पहले तो इसके अध्यक्ष हो गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और अन्य सदस्यों की बात करें तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, EN गोपाल स्वामी, भीमराव अंबेडकर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्तल, DP खेतान। देखिए, ये क्वेश्चन भी जस्ट SSC GD में पूछा गया था, इसलिए मैंने इसके अन्य सदस्यों का नाम भी बता दिया है, क्योंकि उसमें ऐसा कई ऑप्शन दिए गए तो उसमें बोला था कि इसमें से कौन एक प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, इसलिए मैंने सारे सदस्यों का नाम यहाँ पर लिख दिया है। और बात करें प्रारूप समिति को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो उसे ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति, इस नाम से भी प्रारूप समिति को संबोधित करते हैं। और यहाँ पर देख लीजिए कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे वे संविधान सभा के मतलब अंतर्गत जो संचालन समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष थे। JB कृपलानी जो थे वो झंडा समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वे प्रांतीय समिति, यानी जो राज्यों का एकीकरण करने के लिए जो समिति बनाई गई थी, यानी जो देशी रियासतों के एकीकरण के लिए समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? तो ये आप सभी को पता होना चाहिए कि भारतीय संसद के जो राज्यसभा है वो उसको उच्च सदन कहा जाता है। देखिए, भारतीय संसद में 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। लोकसभा को निम्न सदन, राज्यसभा को उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। देखिए, प्रथम राज्यसभा का गठन जब हुआ था 3 अप्रैल 1952 में किया गया था। इसका जो अन्य नाम है राज्यसभा का, जैसे राज्यों का सदन कहा जाता है, इसे उच्च सदन कहा जाता है। और इसके जो गठन का प्रावधान किया गया भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में किया गया है। और इसमें राज्यसभा के सदस्यों की बात करें तो इसमें कुल अधिकतम जो हो सकते 250 सदस्य हो सकते हैं। वर्तमान में इनकी जो संख्या है वह 245 है, और जिसमें से जो 12 सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न क्षेत्रों जैसे कला, साहित्य, विज्ञान
आदि क्षेत्रों से मनोनीत किए जाते हैं। और जो 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 233 सदस्य हैं वे निर्वाचित के मतलब उनका चुनाव होता है। जो इसका अध्यक्ष होता है या सभापति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। यहाँ पर याद रखिएगा, जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है वह राज्यसभा के सभापति होने के लिए मिलता है, उपराष्ट्रपति के लिए नहीं मिलता है, मतलब राष्ट्रपति के लिए। ये कई बार मतलब पूछ लिया गया है कि जो मतलब उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है वह किस लिए दिया जाता है, क्योंकि उसे वेतन इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो राज्यसभा का सभापति होता है। अगला क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के माध्यम से हटाया गया था? तो देखिए इसका सही आंसर है 44वां संविधान संशोधन 1978। देखिए भारतीय संविधान में अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से विधिक अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A के अंतर्गत एक विधिक अधिकार के रूप में स्थापित है। देखिए जब हमारा भारतीय मतलब संविधान बना था तो उसमें नागरिकों के साथ मौलिक कर्तव्य बताए मतलब अधिकार बताए गए थे, जिसमें से एक संपत्ति का अधिकार भी था। और इसको 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको समाप्त करके इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अब वर्तमान में अनुच्छेद 300A में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। देखिए अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। देखिए जो राष्ट्रपति होता है वह राष्ट्र का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन वह नाम मात्र का होता है, लेकिन जो उसकी वास्तविक शक्तियां होती हैं वे प्रधानमंत्री प्रयोग करता है। इसीलिए जो प्रधानमंत्री होता है वह राष्ट्र का वास्तविक प्रमुख माना जाता है। इसके अलावा जो हमारे देश में राष्ट्रपति के पद का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए जो ब्रिटेन में जो हमारे यहाँ राष्ट्रपति की स्थिति है वही स्थिति ब्रिटेन में भी है। ब्रिटेन में भी जो राष्ट्रपति होता है वह नाम मात्र का ही प्रधान होता है। इसके अलावा आप देखेंगे जो इसकी शक्तियां हैं, यानी थोड़ी सी इसकी शक्तियां ब्रिटेन की तुलना हमारे यहाँ इसको बढ़ा दी गई है। जो शक्तियों का प्रावधान है वे अमेरिका से लिया गया है। कुछ शक्तियां इसके जो इसके कभी पूछे कर इसके पद का प्रावधान कहां से है तो ये ब्रिटेन से लिया गया है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल है? तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 51 क। देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं। और देखिए जो इसका स्रोत है यानी मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कहां से शामिल किया गया है तो इसे रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कई बार पूछा गया किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। और किस संशोधन के माध्यम से, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसे भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। देखिए जब इसको प्रारंभ में शामिल किया गया था तो उस टाइम में इसमें 10 मौलिक कर्तव्य थे और वर्तमान में इसमें 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां जो मौलिक कर्तव्य है वह 86वें संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था, जो कि था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान कराना। मतलब इसमें कहा गया कि हर माता पिता का कर्तव्य होगा कि वो अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को मतलब शिक्षा प्रदान करें। और साथ ही साथ राज्यों को भी यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो इसका सही आंसर है 22 भाग। देखिए दोस्तों कभी कभी अगर ऑप्शन में अगर 22 ना हो तो वहां पर 25 मान लीजिए, क्योंकि देखिए मैंने भी बताया कि जब भारतीय संविधान का जो मूल है उसमें 22 भाग है, लेकिन उसमें भागों में करके ABC करके जोड़े गए हैं और वर्तमान में 25 भाग हो गए हैं। तो भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल 25 भाग हैं और 460 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। और यहाँ देखिए जब भारतीय संविधान बना था तो इसमें जो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर गलत हो गया, यहाँ पर 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ पर देखिए जब भारतीय संविधान बना था यानी मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अनुसूचियों की संख्या 4 बढ़ गई और 12 हो गई है। इसके अलावा हम बात करें भारतीय संविधान को अंगीकृत और पारित कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को इसको पारित किया गया था। अर्थात इसकी जो लगभग 15 या 16 धाराएं थी उसी दिन इसको लागू कर दिया गया था। और भारतीय संविधान को पूर्णतः कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। और भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। और देखिए शब्दों की दृष्टि से भी भारतीय संविधान सबसे बड़ा संविधान है। और बात करें शब्दों की दृष्टि से सबसे छोटा संविधान किस देश का है, तो मोरक्को का संविधान सबसे छोटा संविधान है। और बात करें अनुच्छेद की दृष्टि से भी तो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है और अनुच्छेद की दृष्टि से सबसे छोटा संविधान जो है वो अमेरिका का संविधान है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर है प्रधानमंत्री। देखिए जो नीति आयोग था उसका प्रारंभ में
इसका जो नाम था योजना आयोग था और इसकी स्थापना जो है 15 मार्च 1950 को की गई थी। इसका कार्य क्या था, तो भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना। जो योजना आयोग का कार्य होता था वो भारत के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण करना था। और इसको 13 अगस्त 2014 को भंग कर दिया गया, यानी इसको समाप्त कर दिया गया। और उससे मतलब 13 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी और जिसके बाद 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था। और इसका मुख्यालय, नीति आयोग का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और इसकी संरचना में बात करें तो एक सीईओ होते हैं और उपाध्यक्ष होते हैं। और कई बार पूछ भी लिया जाता है कि जो नीति आयोग है उसका उपाध्यक्ष कौन है, और इसके अध्यक्ष की बात करें तो प्रधानमंत्री होता है, हमेशा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। देखिए, भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। जो संघ लोक सेवा आयोग है वह भारत सरकार के लोक सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन करता है। भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 23 में एक संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो याद रखिएगा, जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 315 में किया गया है। और बात करें संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अक्टूबर 1926 को की गई थी, यानी ये ब्रिटिश काल में इसकी स्थापना हो चुकी थी। और इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल, ये गलत है, ये 6 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष से कह सकते हैं 65 वर्ष की उम्र, यानी जो भी पहले पूरा हो जाए इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है, तो इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति को। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। देखिए, उसके जो राष्ट्रपति है उसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है, यानी अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और इसे हटाने की प्रक्रिया जो है, जिसे महाभियोग के नाम से जाना जाता है, उसका जो वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। इसे अगर जो राष्ट्रपति होता है संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे उसके पद से महाभियोग के द्वारा हटाया भी जा सकता है। और इसका जो कार्यकाल होता है सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। इसके अलावा इसको जो शपथ दिलाता है वे जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश इनको शपथ दिलाते हैं। और जो प्रावधान है अनुच्छेद 60 में किया गया है। और बात करें, देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है, और अगर मान लीजिए जब राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है तो उपराष्ट्रपति उसके पद के रूप में कार्य करता है। लेकिन अगर किसी परिस्थितियों में दोनों लोग अनुपस्थित रहते हैं तो इनके पद का जो कार्य है वो जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वे संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था, तो इसका सही आंसर है देखिए 1951-52। आप सभी को पता होगा जो भारत का प्रथम आम चुनाव यानी लोकसभा चुनाव हुआ था वो 1951-52 में हुआ था। देखिए कब से स्टार्ट हुआ था, तो 25 अक्टूबर 1951 को ये प्रारंभ हुआ था और 21 फरवरी 1952 तक चला था। और देखिए इसमें जो सरकार आई थी वो कांग्रेस की सरकार आई थी, उसने 364 सीटें जीती थी। और प्रधानमंत्री जो इसमें बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। यदि वीडियो आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।